फारसी साम्राज्य में सिक्कों का मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कॉइन। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कॉइन। यहाँ पर आप राजा के हाथ में भाला देख रहे होंगे और ये चांदी का सिक्का है। तो ऐसे में सोने का सिक्का भी चला करता था। तो चांदी और सोने के सिक्कों के माध्यम से जो पर्शियन अम्पायर था वो धीमे धीमे अपनी अपने प्रभुत्व को बढ़ाते जा रहा था। जनरली जो चांदी के सिक्के हुआ करते थे वो लोकल ट्रेड में यूज होते थे, और जो सोने के सिक्के होते थे वो साम्राज्यों के बीच में, मतलब एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य के बीच में ट्रेड होने में उपयोग किया जाता था। क्योंकि जिस समय पर्शियन एम्पायर डेवलप कर रहा था उस समय दुनिया के अन्य कोनों में भी कई और साम्राज्य भी डेवलप होते जा रहे थे। इस वजह से तो सिक्कों का मानकीकरण किया गया, व्यापार उसकी वजह से धीमे धीमे बढ़ने लगा। और आप ये मान के चलिए कि जो पर्शियन एम्पायर था इसने दुनिया में पहली बार एक मानक मुद्रा को शुरू किया और उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप किया। और अपने आप में यह अभूतपूर्व प्रगति थी, क्योंकि इसके पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना था। उस समय बार्टर सिस्टम ही मेन हुआ करता था। लेकिन दारा फर्स्ट, जो कि सबसे महान राजा माना जाता है पर्शियन एम्पायर का, उसने यह पूरी प्रक्रिया शुरू की थी चांदी और सोने के सिक्के के रूप में। एक को दारिक और एक को सेगलोस कहा जाता था। अब कैसे आप आंसर लिखेंगे, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली फारसी या अकेमेनिड साम्राज्य जो है वो 6th सेंचुरी से 4th सेंचुरी बीसी के बीच डेवलप हुआ था एशिया माइनर और उसके आसपास के क्षेत्र में। एशिया माइनर का मतलब होता है कि जहां पर यूरोप और एशिया मीट कर रहे हैं, टर्की के आसपास, वो जो पूरा क्षेत्र है इसको हम लोग एशिया माइनर कहते हैं। जिसमें आपका तुर्की हो गया, ग्रीस, लेबनान, सीरिया, मिस्र, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं। तो जो एशिया का पश्चिम क्षेत्र है, तो वहां पर जो एरिया उसको एशिया माइनर कहते हैं। यहां से जो पूरा डेवलपमेंट है, मतलब एशिया माइनर से लेकर यहाँ पे आप मानिए कि ये आपका अफ्रीका हो गया, ये आपका टर्की का एरिया हो गया, यहां से लेकर ये आपका इंडिया का क्षेत्र हो गया, ये जो पूरा क्षेत्र है यहां तक, ये आपका कंप्लीट पर्शियन एम्पायर का इन्फ्लुएंशियल एरिया हुआ करता था। तो सिंधु घाटी तक यह पूरा क्षेत्र फैला हुआ था। इतना बड़ा क्षेत्र था जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक यूनिटी बनाए रखने के लिए रिक्वायरमेंट पड़ी कि भाई सिक्के होने चाहिए और सिक्कों का स्टैंडर्डाइजेशन किया जाना चाहिए। इसके लिए दारा फर्स्ट, जो कि सबसे बड़ा किंग था, उसका सबसे महान किंग था, उसने यह पूरी प्रक्रिया वहां पर शुरू करी। इस पूरे सुधार को कहते हैं सिक्कों का मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कॉइन। अब आवश्यकता क्यों पड़ी और प्रचलन कैसे शुरू हुआ? जो स्टार्टिंग का समय था पर्शियन एम्पायर का, साइरस के समय का, उस समय जो है वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम हुआ करता था, या जो लोकल छोटे छोटे धातु होते थे उनके टुकड़ों से लोकल ट्रेड हुआ करता था। लेकिन धीमे धीमे साम्राज्य बढ़ना शुरू हुआ, और साम्राज्य बढ़ने की वजह से कई सारी संस्कृतियां इसमें जुड़ने लगीं, कई तरह की भाषाएं आने लगीं। ऐसे में वस्तु विनिमय हो गया या स्थानीय धातु के टुकड़े हो गए, ये अब कैपेबल नहीं रहे ट्रेड को आगे ले जाने के लिए। तो व्यापार को अगर बढ़ाना है, टैक्सेशन को ठीक करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़िया करना है, तो इसलिए अब रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें एक रूप और मानक मुद्रा की जरूरत पड़ेगी। अगर स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पर नहीं किया गया और एक स्टैंडर्ड कॉइन डेवलप नहीं किया गया तो फिर तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इसलिए दारा फर्स्ट ने पहली बार स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो शुरू कर दिया। उन्होंने दो तरह के सिक्के चलाए, एक दारिक जिसको सोने का सिक्का कहा गया, सेगलो जो कि चांदी का था। जो दारिक था उसका वजन 8.4 ग्राम हुआ करता था, और ये जो स्टेट लेवल पे ट्रेड है वहां पर इसका यूज करते थे। इसके अलावा जो हाई वैल्यू की लेन देन है या टैक्सेशन है वहां पर इस सिक्के का उपयोग करते थे। लेकिन सेगलोस की बात की जाए तो जो छोटे स्थानीय ट्रेड थे उसमें इनका उपयोग ज्यादा किया जाता था। तो ऐसे में सोने और चांदी ने जो आर्थिक है या जो वहां का इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें जो ट्रेडिंग है उसको बहुत ही इजी कर दिया था। अब मानकीकरण और नियंत्रण, अब जो कि फर्जी सिक्के बनाना बहुत आसान काम था, जैसे कि आपको पता ही है मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो कांड हुआ था कि जहां पर कोई भी सिक्का छाप रहा था, तो ऐसे में स्टैंडर्डाइजेशन करना जरूरी होता और उसको जो हमें कंट्रोल करना जरूरी है। अदरवाइज इतने ज्यादा सिक्के बन जाएंगे कि जो सरकार है वो बैंकरप्ट हो जाएगी। तो इसका वजन, धातु की शुद्धता या वहां की सरकार जो सेंटर है, मतलब दारा का जो अपना कंट्रोल है, उसके अकॉर्डिंग हुआ करता था। इसमें फारसी राजा की छवि अंकित होती थी। जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि फारसी राजा की छवि यहाँ पे अंकित है। उसके हाथ में धनुष या भाला हुआ करता था। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये भाला देखिए, इसके हाथ में भाला जो है वो है।
इससे क्या होता था कि जो सिक्के हैं वो प्रामाणिक माने जाते थे और उसको राजनैतिक अधिकार भी मिल जाता था कि भैया वहाँ के राजा ने सिक्के को शुरू किया इसलिए इसको अपने पास हम रख सकते हैं, समय आने पर बदल के हम इसके बदले सामान ले सकते हैं। तो ऐसे में जो इस मानकीकरण ने क्या कर दिया कि एक आर्थिक ढाँचा डेवलप कर दिया था पूरे पर्शियन एम्पायर में। इसकी वजह से व्यापार और प्रशासन पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट देखने को मिला, जैसे कि जब स्टैंडर्डाइज़ेशन हो गया तो साम्राज्य के भीतर और चाहे बाहर व्यापार करना आसान हो गया। जो बाहर के राज्य थे जैसे यूनान हो गया, मिस्र हो गया, भारत हो गया, यहाँ तक फ़ारसी सिक्के जो हैं वो मान्य हुआ करते थे। टैक्सेशन आसान हो गया, पहले सामान लिया जाता था, लेकिन बाद में सिक्के लेने जाने लगे। उसके अलावा सैनिकों का वेतन भी सीधे इन सिक्कों की वजह से होने लगा और ऐसे में एडमिनिस्ट्रेटिव बेटरमेंट हमको देखी गई, वहाँ पे प्रशासनिक कार्यकुशलता जो है वो बढ़ गई। व्यापारियों और स्थानीय बाज़ारों में अनिश्चितता कम हुई कि भाई ऐसा तो है नहीं कि सामान ज़्यादा हो गए तो वैल्यू गिर जाएगी, नहीं, सोने की वैल्यू बढ़ी हुई है। तो इस वजह से आर्थिक गतिविधियाँ भी तेज़ होने लगीं और फ़ारसी साम्राज्य जो है वो विश्व व्यापार में एक ऐसा सेंटर बन गया था जो कि मानकी सिक्का बनाया था और अलग-अलग संस्कृतियाँ इन सिक्कों को स्वीकार कर रही थी। तो एक तरह का वो हब बन गया था, इकोनॉमिकल हब बन गया था, जो डेवलपमेंट हमको दिखा भी बाद में पर्शिया में। तो अगर ऐतिहासिक महत्व देखा जाए तो भई पहला सुसंगठित मौद्रिक तंत्र माना जाता है जो दारा ने शुरू किया। बाद में यूनानियों ने बाद उसके बाद अलेक्जेंडर ने और इंडिया में भी इस सिस्टम को धीमे-धीमे डेवलप किया गया। पंच मार्क्ड कॉइन का एग्ज़ाम्पल आपके पास पता है और जब हिंद यूनानी सभ्यता शुरू हुई 1st सेंचुरी एडी के आसपास तो वहाँ पर भी सोने के सिक्के आए, कुषाण और फिर गुप्त वंश तक तो आपको पता ही है। तो ऐसे में वित्तीय एकता और व्यापारिक नेटवर्क को स्थापित करने की नींव जो है, इस पूरी प्रक्रिया ने रखी थी। अगर हम निष्कर्ष में पहुँचे, तो निष्कर्ष में आप इन सारी बातों को लिख दीजिएगा कि भई सिक्के का मानकीकरण की वजह से प्रशासन बढ़िया हुआ, व्यापार अच्छा हुआ, टैक्सेशन बढ़िया हुआ और सोने और चांदी इन दोनों सिक्कों ने राज्य की आर्थिक शक्ति और राजनैतिक वैधता इन दोनों को और बढ़ाया, उनके प्रतीक बन गए। और यहाँ की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए एक मानक बने थे और आगे चल के दुनिया की अन्य सभ्यताओं ने भी इस पूरे सिस्टम को अपने यहाँ पे अडॉप्ट किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए।